Hello to all. Today we will start this topic, torque on a dipole in a uniform electric field. Let us start with what is electric dipole? A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called an electric dipole. आपने क्या करना है, आपके पास एक दो चार्जेस हैं, -q और +q. जब आप इसको एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर दोगे, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a. इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखने पर जो अरेंजमेंट बनती है, ये इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. अगर आपने डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड. अब दोनों चार्ज इक्वल हैं तो किसी का भी मैग्नीट्यूड लिख दो, इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. तो यहाँ चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, तो इसके साथ प्रोडक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन ले ली, तो ये आपके पास इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. अब डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मींस इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो इसकी डायरेक्शन जो है आप नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हो. तो इस तरह से आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे. आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा चार्जेस के बीच, चार्जेस का, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस गिवन होगा. तो आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एसआई यूनिट कितना हो गया इसका? चार्ज जो है उसको कूलम में लो और लेंथ जो है मीटर में. तो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर. ये है आपके पास न्यूमेरिकल. इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस 5 माइक्रो कूलम, और दोनों ये जो डाइपोल है चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 4 mm दिया है. तो आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है. और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी. डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल लोगे? प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. Q जो है आपके पास 5 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज किया, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, और mm को मीटर में किया कन्वर्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट आ गया. अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिनोट करोगे स्ट्रेट लाइंस के साथ. सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस. अब एक डाइपोल जो है बीच में ऐसे रख देते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं इस डाइपोल को भी. डाइपोल पड़ा है, और ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये डाइपोल पड़ा है. यहाँ पर -q चार्ज पड़ा है और यहाँ पर +q चार्ज पड़ा है. अब देखो, ये जो +q चार्ज है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी. ये तो अंडरस्टूड है. कॉमन जनरल जो पॉइंट्स हैं कुछ वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है
उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो टुवर्ड द फील्ड लगती है, टुवर्ड, और जो ये नेगेटिव है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी। तो फोर्स जो है एफ वो कितनी होती है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से ई जो है एफ बाय क्यू है, तो एफ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू क्यू। तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस क्यू ई, और जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगी प्लस क्यू ई। अब जो नेट फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि चार्जेस जो हैं इक्वल अमाउंट में है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, मींस ई की वैल्यू भी सेम है। तो ये वैल्यू सेम है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है इसका, कि जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितनी लगती है, तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो लगती है। बट कंडीशन क्या है, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो एफ जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ई की वैल्यू वेरी करेगी। तो इस पॉइंट पे फोर्स जो है कुछ और लगेगी, इस पॉइंट पे फोर्स कुछ और अमाउंट में लगेगी, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो लगेगी नहीं, तो नेट फोर्स जो है ज़ीरो नहीं होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। उस केस में एफ ज़ीरो नहीं होगा। तो एफ जो ज़ीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म होगी। तो नेट फोर्स जो है इसके ऊपर डाइपोल पर जो लग रहा है वो ज़ीरो होगा। अब देखो, ये जो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब भी एक सेंटर ऑफ लाइन के ऊपर लग रही होती हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन जिसका ना हो, कोई भी इक्वल, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट ये जो चार्ज है इसका लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ है, इस साइड को, और ये जो माइनस क्यू है इसका लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ है, इस साइड को। तो जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं और जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ना हो, तो ये बॉडी क्या है, ये रोटेट करेगी। तो ये रूल है कि when two equal and opposite forces which do not have same line of action rotate about center of mass, तो इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेंगे, तो ये जो है इस साइड को मूव करेगा और ये इस साइड को, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, कर जाएगी बॉडी। अब जब आप इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, अब नेट फोर्स तो ज़ीरो है, बट इस जब ये बॉडी, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस पर कुछ टॉर्क लगती है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द ट्विस्टिंग फोर्स विच टेंड्स द बॉडी टू रोटेट। तो आपने अब टॉर्क निकालना है जब डाइपोल जो है यूनिफॉर्म फील्ड में बड़ा होता है। तो टॉर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितनी जो फोर्स लग रही है इन दो पॉइंट्स पर, मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड क्यू ई, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो तो इस पॉइंट पर भी क्यू ई फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पर भी क्यू ई फोर्स लग रही है, तो मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो तो क्यू ई आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है आपने। टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये था, यहाँ तक आप समझ गए हो कि नेट फोर्स जो है ज़ीरो लगती है जब डाइपोल जो है यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा होगा। कंडीशन क्या है कि फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इक्वल फोर्सेस दोनों पॉइंट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नहीं लगेंगी। यहाँ पर F है, यहाँ पर -F है, बट जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो F जो है वो ये दोनों फोर्सेस अनइवन अमाउंट में लगेंगी, तो इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगी। तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। बट जब यूनिफॉर्म फील्ड है उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स 0 लगेगी, बट ये बॉडी रोटेट करेगी रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो इसलिए इस पर कोई कुछ अमाउंट में टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब देखो ये सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस प्लस क्यू चार्ज के लिए देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर इस माइनस क्यू चार्ज के लिए देखें टॉर्क, तो क्या होगी? ये प्रोडक्ट इस चार्ज का, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी इस तरफ, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों टॉर्क। तो अगर आप कलेक्टिवली परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें दोनों के लिए तो AC इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो AC आपने ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC निकालना है। तो AC जो है बाय ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इस तरह से, अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बनाएं, इस साइड को ऐसे लाइक दिस, ये थीटा है, ये थीटा, और ये AC निकालना है आपने, AC, और ये डिस्टेंस जो है AB, ये 2L दिया है। तो साइन थीटा अगर आप चेक करो, वैसे भी ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो कंपोनेंट होता है ये cos थीटा कंपोनेंट होता है, जो भी यहाँ पर फील्ड लग रही होती है वो, और ये cos थीटा कंपोनेंट होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो sin थीटा कंपोनेंट होता है। बट अगर आप बाय ट्रिग्नोमेट्री चेक करो तो भी सेम आएगा। sin थीटा जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर AC है डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है? 2L, और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin थीटा इंटू 2L। AC आ जाएगा sin थीटा इंटू 2L। अब ये Q और 2L जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? Q इंटू 2L क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, और सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो डिस्टेंस कितना है? 2L है, और मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? Q, तो Q इंटू 2L आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो ये PE sin थीटा आ गया। और आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा है कि PE sin थीटा, अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहो तो P क्रॉस E आप इसको लिख सकते हो, इसको आप PE लिख सकते हो, E क्रॉस E। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ 0 लेते हो तो टॉर्क कितना आ जाएगा? साइन थीटा कितना होता है? 0, साइन 0 कितना होता है? 0, तो टॉर्क जो है टॉर्क 0 आ जाएगा जब 0, थीटा जो है 0 होगा। अब थीटा 0 का क्या मतलब है? कि जो आपका डाइपोल है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही पड़ा है। ये जो डाइपोल ऐसे पड़ा था वो अब बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बना रहा है
फील्ड के साथ। तो मतलब क्या है कि अगर आप डाइपोल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन कर दो तो आपके पास नेट टॉर्क जो लग रही है उस बॉडी पे वो भी ज़ीरो होगी। अब देखो टॉर्क भी ज़ीरो है और नेट फोर्स भी ज़ीरो है जब आप थीटा ज़ीरो रखते हो। तो मीन्स क्या है कि उस केस में आप बॉडी को, आप इस डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोल सकते हो। अब ये जो फील्ड लग रही थी इस केस में आपने एफ जो था वो ज़ीरो प्रूव कर दिया था कि एफ जो है वो ज़ीरो है और टॉर्क भी ज़ीरो है। अगर ये जो डाइपोल था ये इसको 0 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ फील्ड के साथ, उस केस में टॉर्क जो है वो ज़ीरो है। अब ना तो ये इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रही है, ना ही ये बॉडी कहीं मूव कर रही है, ना ही रोटेट कर रही है। तो ये कौन सी पोजीशन में पड़ा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये डाइपोल पड़ा है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी डाइपोल की, जब डाइपोल जो है फील्ड के अलोंग पड़ा होगा, व्हेन P इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में कोई टॉर्क भी नहीं होगी और वो डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब जब थीटा जो है 90 होगा, साइन 90 कितना हो गया 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी। तो इस केस में जब डाइपोल को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दोगे उस कंडीशन में क्या होगा कि मैक्सिमम टॉर्क लग रही होगी उस बॉडी के ऊपर। तो डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल। ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क का? टॉर्क को आप P क्रॉस E ले रहे हो और यहाँ पर अगर आप देखो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये स्टार्टिंग में जो आपने टॉर्क जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्स। फोर्स को आप लिख लोगे न्यूटन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिख लोगे मीटर में। तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अब ये न्यूमेरिकल है, आपको टॉर्क फाइंड करना है। आपके पास डाइपोल मोमेंट दिया है और इलेक्ट्रिक और थीटा दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो टॉर्क जो है डाइपोल मोमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, थीटा दिया है, तो टॉर्क आप निकाल सकते हो। In a uniform electric field, electric dipole experience only torque। ये चीज़ क्लियर है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डाइपोल पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो टॉर्क भी लगेगा और कोई ना कोई नेट फोर्स भी होगी। और जब P पैरेलल टू E होगा तो डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ा होगा। ये सेम क्वेश्चन है, आपके पास थीटा भी दिया है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, टॉर्क भी दिया है, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो PE साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क से डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क बाय E साइन थीटा। टॉर्क भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो आपके पास ये डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is present in a uniform electric field E. Write the value of angle between P and E. अब डाइपोल और फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है which for which the torque experienced by the dipole is minimum। तो टॉर्क मिनिमम कब होगी? टॉर्क तो ज़ीरो कब होगी? टॉर्क जब P जो है P और E में एंगल ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो और 180 दोनों चीज़ें आएंगी। यहाँ पर लिख लो 0 भी और 180, दोनों ही केस में टॉर्क जो होगी वो मिनिमम होगी व्हेन एंगल विल बी 180 और 0।
Next question is, what orientation of electric dipole in a uniform electric field corresponds to its stable equilibrium? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या ओरिएंटेशन होगी? P पैरेलल टू E, मींस डाइपोल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और टॉर्क और डाइपोल में जो एंगल है वो जीरो का बनेगा। तो उस केस में स्टेबल वो कौन सी पोजीशन ओरिएंटेशन होगी? जब डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहो तो कैसे करोगे? पैरेलल एरोज के साथ, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है सिंपल सा कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो डज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज एक्सपीरियंस ए टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल के ऊपर हमेशा टॉर्क लगेगी? नहीं, हमने तो कुछ केसेस ऐसे किए जैसे जब थीटा 0 था और 180 था तब कोई टॉर्क नहीं लग रही थी। तो आप बताओगे कि जो जब आपका डाइपोल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप रखोगे तो उस केस में कोई टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नहीं लगेगी। सो आप ये आपका क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस टाइम क्या एक्सप्रेशन है। तो इतने से ही पॉइंट से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको टॉर्क निकालनी है, क्योंकि डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो नेट फोर्स तो उसके ऊपर जीरो लगेगी। तो बट उस अब डाइपोल जो है वो रोटेट करेगा, अब इसलिए रोटेशन के लिए आपको टॉर्क निकालनी पड़ेगी। तो टॉर्क आप निकालोगे P क्रॉस E, E sin theta. So thank you for listening to today's lecture.